वैशेषिक दर्शन पहला अध्याय दूसरा आनेक सातवां सूत्र। सत ये जिससे द्रव्य गुण कर्म में होते हैं वह सत्ता है। व्याख्या जिसके कारण द्रव्य गुण और कर्म में ये द्रव्य है, कर्म है, गुण है, ये व्यवहार या ज्ञान होता है, उसका नाम सत्ता है। आठवां सूत्र। द्रव्य गुण कर्म से अलग पदार्थ है सत्ता। यदि इनमें से कोई एक पदार्थ होती तो सब में सत सत प्रतीत न होती। व्याख्या सत्ता द्रव्य गुण और कर्म से पृथक है, क्योंकि सत्ता यदि गुण होती तो कर्म में पाई जाती, गुण में नहीं पाई जाती, कारण कि गुण में गुण नहीं होता। यदि द्रव्य होती तो भी ठीक नहीं, क्योंकि गुण में द्रव्य नहीं होता, द्रव्य में गुण रहता है। और यदि कर्म होती तो कर्म में विद्यमान ना होती, क्योंकि कर्म में कर्म नहीं हो सकता। दोनों के बराबर गुण होने से व्याप्य व्यापक का संबंध नहीं रह सकता। इसको और पुष्ट करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। प्रश्न। द्रव्य गुण कर्म से पृथक सत्ता कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती, क्योंकि सत्ता को उनसे पृथक नहीं कर सकती। उत्तर। नौवां सूत्र। क्योंकि गुणों और कर्मों में होने से सत्ता न कर्म है न गुण है। व्याख्या सत्ता द्रव्य तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें ना तो गुण है न क्रिया है, न वह समवाय कारण हो सकती है। यही द्रव्य के लक्षण है। जब द्रव्य नहीं तो गुण और कर्म में रहने से गुण और कर्म भी नहीं हो सकती। इसलिए सत्ता द्रव्य गुण और कर्म से भिन्न, सब वस्तुओं में रहने वाली और सबसे भिन्न है। इस पर और भी युक्ति देते हैं, सामान्य विशेष के अभाव से भी। व्याख्या जिस प्रकार द्रव्य गुण और कर्म में सामान्य और विशेष पाया जाता है, यदि सत्ता भी द्रव्य गुण और कर्मों में से कोई हो तो उसमें भी सामान्य और विशेषता पाई जाती है, जबकि सत्ता में ये दोनों सामान्य और विशेष नहीं पाए जाते। इसलिए द्रव्य गुण कर्म से सत्ता एक भिन्न वस्तु है। प्रश्न। पहले सूत्र नंबर 4 में बतला चुके हैं कि सत्ता सामान्य है, विशेष नहीं। अब इसको सामान्य और विशेष से पृथक क्यों कहा? उत्तर। पूर्व में जो सामान्य होना कहा है वह द्रव्य गुण और कर्म में रहने वाले गुण की अपेक्षा से जो सामान्य और विशेष है कहा है, जबकि सामान्य और विशेष का लक्षण बता चुके हैं कि वे बुद्धि से निश्चित किए जाते हैं। इसलिए अपेक्षा रखने वाले गुण एक ही पाए नहीं जाते। अतः एक सत्ता में इन दोनों गुणों का ना होना ही सिद्ध होता है। सामान्य की अपेक्षा से विशेष होता है और विशेष की अपेक्षा से सामान्य होता है। जहां विशेष ना हो तो किसकी अपेक्षा से सामान्य कहलाएगा। इसलिए सामान्य और विशेष का शब्द सत्ता के लिए आ ही नहीं सकता। अतः केवल सत्ता में सामान्य और विशेष का प्रयोग नहीं हो सकता। 11वां सूत्र। अनेक द्रव्यों वाला होने से द्रव्यत्व कहा गया। व्याख्या जिस तरह द्रव्य गुण और कर्म में सत्ता रहती है, जो न द्रव्य है न गुण न कर्म, ऐसे ही अनेक द्रव्यों में रहने वाला द्रव्यत्व है, जिससे द्रव्य की गुण कर्म से पृथक पहचान हो जाए। अर्थात गुण कर्म सामान्य विशेष इत्यादि से जिस गुण के कारण द्रव्य को भिन्न मानते हैं और वे द्रव्य में सदैव रहने से नित्य है, वे द्रव्यत्व भी द्रव्य गुण और कर्म से नितांत भिन्न है और अनेक द्रव्यों में रहने से सामान्य ही है। यदि द्रव्यपन को विशेष माना जाए तो अनेक द्रव्यों में एक द्रव्यपन नहीं रहना चाहिए।
किंतु अनेक में अनेक गुण होने चाहिए। जैसे एक द्रव्य दूसरे से भिन्न है, परंतु द्रव्यत्व दोनों में समान और एक ही है, इसलिए द्रव्यत्व द्रव्य से भिन्न है, जो सारे द्रव्यों में समान भाव से रहता है। द्रव्य में कारण और कार्य होने से नित्यता और अनित्यता पाई जाती है, किंतु द्रव्यत्व में यह बात नहीं है, वह सदैव समान भाव से रहता है। इसके संबंध में युक्ति देते हैं। 12वां सूत्र सामान्य विशेष के अभाव से भी है, क्योंकि द्रव्यत्व में जो उसको गुण कर्म से पृथक करता है सामान्य और विशेष नहीं है, किंतु वह सारे द्रव्यों में सामान्यतः रहता है। जिस प्रकार सत्ता को सामान्य और विशेष न होने के कारण द्रव्य गुण और कर्म से भिन्न सिद्ध कर चुके हैं, इसी प्रकार द्रव्यत्व सामान्य और विशेष न होने से द्रव्य गुण और कर्म से पृथक है। जिस प्रकार की सत्ता सिद्ध की गई है, उसी प्रकार यहाँ भी जान लेना चाहिए। 13वां सूत्र सारे गुणों में होने से गुणत्व कहा गया है। व्याख्या जिस प्रकार संपूर्ण द्रव्यों में रहने वाला द्रव्यत्व द्रव्य गुण कर्म से पृथक है, इसी प्रकार संपूर्ण गुणों में रहने वाला गुणत्व भी द्रव्य गुण कर्म से पृथक है और सत्ता के समान नित्य है। इस पर युक्ति देते हैं। 14वां सूत्र सामान्य विशेष के अभाव से भी। व्याख्या यदि द्रव्य गुण कर्म से गुणत्व भिन्न ना हो, तो द्रव्यों में रहने वाला द्रव्यत्व गुणों में रहने वाला गुणत्व और कर्म में रहने वाला कर्मत्व जिनसे उनकी भिन्नता प्रतीत करते हैं, पृथक पृथक कैसे जाना चाहिए। इसलिए सामान्य और विशेष के ना होने से गुणत्व भी नित्य है। 15वां सूत्र कर्मों में होने से कर्म से अलग कर्मत्व कहा गया है। व्याख्या प्रत्येक कर्म में रहने वाला होने से कर्मत्व कहा गया है। यह भी द्रव्यत्व और गुणत्व के समान सामान्य और नित्य है, क्योंकि वह हर एक कर्म में रहता है। इन सूत्रों में जिनको हमने द्रव्यत्व गुणत्व और कर्मत्व कहा है, उससे हमारा आशय जात से है, जो द्रव्य गुण और कर्म में रहती है। प्रत्येक जाति को दूसरी जाति से पृथक करने वाला जो जातित्व है, वह सब जातियों में सामान्यतया पाया जाता है। ऐसे ही कर्म जो जातित्व है, वह भी नित्य है। इन सूत्रों से जाति को नित्य बतलाया है। 16वां सूत्र सामान्य विशेष के अभाव से भी। यदि कर्म में रहने वाला जातित्व द्रव्य होता, तो द्रव्य में रहने वाले सामान्य और विशेष उसमें पाए जाते, जबकि उसमें सामान्य और विशेष नहीं पाए जाते। इसलिए कर्म में रहने वाली जाति द्रव्य गुण और कर्म से पृथक है। प्रश्न द्रव्य और गुण कर्म में रहने वाली सत्ता द्रव्य गुण और कर्म में रहने वाली होने से पृथक पृथक क्यों ना मानी जाए, क्योंकि भिन्न भिन्न जाति में भिन्न भिन्न प्रकार की सत्ता हो सकती है। 17वां सूत्र सत ये चिन्ह प्रतीति और व्यवहार तो सब में अविशेष है और विशेष चिन्ह कोई है ही नहीं, इस कारण सत्ता एक है। व्याख्या सत्ता का लक्षण है कहलाता है, अर्थात ये कहना कि द्रव्य है गुण है कर्म है, ऐसा कहने से सत्ता का ज्ञान होता है। और है कहना सब स्थानों पर समानतया पाया जाता है, इसमें विशेषता करने वाला कोई भी लक्षण नहीं पाया जाता। जबकि सत्ता किसी प्रकार से भी सामान्य और विशेष नहीं हो सकती। यथा द्रव्य है ऐसा कहने में जैसे है कहा जाता है, ऐसे ही कर्म है कहने में कहा जाता है। जहां चाहो प्रयोग करो, है अवश्य आएगा और वह समान होगा।
जबकि है में भेद उत्पन्न करके विशेषता करने वाली कोई बात ही सिद्ध नहीं होती, तो सत्ता को भिन्न भिन्न प्रकार का मानना किस प्रकार स्वीकार किया जा सकता है? कहीं पर छोटे बड़े परमाणु ही भेद का कारण होते हैं, जिनसे विशेषता हो जाती है। जैसे बड़ा दीपक और छोटे दीपक एक ही जात है, परंतु छोटाई बड़ाई के भेद से विशेषता उत्पन्न हो सकती है, किंतु सत्ता में किसी प्रकार तो भेद हो ही नहीं सकता। इसलिए विशेषता उत्पन्न करने वाले किसी लक्ष्य के ना होने से सत्ता एक सी ही माननी चाहिए। यही आशय है